आज के इस वीडियो में हम लोग रिवॉल्ट ऑफ 1857 यानी कि 1857 की क्रांति को कवर करेंगे। जैसा कि हम सभी को पता है, हमारा देश भारत 200 से ज़्यादा वर्षों तक अंग्रेज़ों का गुलाम रहा है और इन 200 वर्षों में हमारे और अंग्रेज़ों के बीच में कई सारी लड़ाइयाँ हुई है। लेकिन जो सबसे फेमस, सबसे ज़्यादा प्रचलित है वो है 1857 की लड़ाई, जिस लड़ाई को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस यानी कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी बोलते हैं। और जिस बुक से आज हम लोग ये पूरा का पूरा चैप्टर कवर करने वाले हैं, उस बुक का नाम है आधुनिक भारत और इस कमाल के बुक को लिखा है एस.के. पांडे सर ने। और ये जो बुक है ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। जितने भी आईएएस, पीसीएस और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले लोग हैं वो इस बुक को जरूर पढ़ते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बेसिकली यहाँ चैप्टर के स्टार्टिंग में हम लोगों को 5 क्वेश्चन देखने को मिल गए हैं। क्वेश्चन क्या है, पहले इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बताया गया है कि विद्रोह के समय में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, भारत का गवर्नर जनरल कौन था, 1857 के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य सेनापति कौन था, विद्रोह प्रारंभ के बाद किस सेनापति को नियुक्त किया गया था, साथ ही साथ विद्रोह के समय में भारत का सम्राट कौन था। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं। आइए आंसर की तरफ पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के बारे में जो 1857 ईस्वी को थे। तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो 1857 ईस्वी के समय में थे उनका नाम था पाल्मस्टन। इनके बारे में अभी हम लोग आगे देखेंगे। ओके। और भारत का जो गवर्नर जनरल थे उस समय वो थे लॉर्ड कैनिंग। विद्रोह के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य जो सेनापति था वो था जॉर्ज एनिसन। और जैसे ही विद्रोह यानी 1857 का जो क्रांति, जो विद्रोह स्टार्ट हुआ, उसके बाद जिस सेनापति को नियुक्त किया गया उनका नाम था कॉलिन कैंपबेल। और विद्रोह के समय में भारत का जो सम्राट था वो था बहादुर शाह जफर। सो इन 5 क्वेश्चन के बाद अब हम लोग देखेंगे कि 1857 का जो विद्रोह है उसको हम लोग किस तरीके से पूरा पढ़ सकते हैं। सो बेसिकली 7 स्टेप में इस पूरे के पूरे 1857 के क्रांति को बांटा गया है इस बुक के मुताबिक। किस किस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, आइए उसमें थोड़ा सा गौर करते हैं। ओके। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं स्वरूप के बारे में। बेसिकली स्वरूप में हम लोग थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कारण कि 1857 ईस्वी में जो विद्रोह हुआ उसके कारण क्या थे। फिर हम लोग प्रारंभ पर चर्चा करेंगे कि ये प्रारंभ कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, और विद्रोह का प्रसार एवं पतन के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कि कैसे ये फैल गया और कैसे एक मोमेंट में ये एकदम एंड में आ गया। उसके बाद हम लोग असफलता के कारण को देखने वाले हैं। असफलता के कारण में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से ये फेल हो गया, साथ ही साथ इसके महत्व को देखेंगे एंड इसके परिणाम को देखेंगे। सो सबसे पहले स्टेप से शुरू करते हैं जिसमें हम लोग स्वरूप के बारे में जानेंगे। एकदम ध्यान से समझते जाइएगा, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको आज बताने वाला हूँ। 1857 की क्रांति पूरा खत्म कर देंगे आज के इस वीडियो में हम लोग। भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने की पूर्व संध्या पर भारतीय सैनिकों द्वारा जो विद्रोह किया गया उसकी प्रकृति को लेकर विद्वानों में मतभेद है। देखिए, अंग्रेजों ने 200 से ज्यादा साल तक हमारे ऊपर अधिकार किया, राज किया। 1857 ईस्वी को जब ये विद्रोह हुआ उस समय उनका 100 वर्ष पूरा ही होने वाला था, ठीक है। अंग्रेज इतिहासकारों ने इसे सिपाही विद्रोह, सामंतवादी प्रतिक्रिया, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र आदि की संज्ञा दी है। देखिए, अब विद्वानों में मतभेद किस प्रकार का है वो हम लोग यहाँ पर भी समझ रहे हैं। 1857 को लेकर विद्वानों में यहाँ पर लिखा है कि मतभेद है। क्या चीज का मतभेद है? इसके संज्ञा को लेकर। संज्ञा क्या होता है? किसी का भी नाम। यानी 1857 का जो क्रांति है इसके नामों को लेकर विद्वानों में बहुत ज्यादा मतभेद है।
कैसा मतभेद है, आइए समझते हैं। अब देखिए, जो अंग्रेज के इतिहासकार होंगे वो तो अंग्रेज को बढ़ाने का कोशिश करेंगे, मतलब उनका मान सम्मान बढ़ाने का कोशिश करेंगे, यानी कि सामने वाले को नीचा दिखाएंगे। और वहीं अगर भारतीय के हिसाब से समझे तो भारतीय वाले क्या करेंगे, भारतीय वाले अपना बढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो यहां पर यह हो जाता है मतभेद। अंग्रेज के इतिहासकार इसे सिपाही विद्रोह बोलते हैं कि सिपाही ने विद्रोह कर दिया। सामंतवादी प्रतिक्रिया बोलते हैं। हिंदू और मुस्लिम का षड्यंत्र बोलते हैं। ठीक है, और अगर यही हम लोग भारतीय इतिहासकार के हिसाब से समझे तो भारतीय इतिहासकार इस आंदोलन को, इस क्रांति को, इस विद्रोह को राष्ट्र आंदोलन स्वीकार करते हैं। राष्ट्र आंदोलन जो कि भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया था। यही मतभेद है, समझ रहे हैं ना। ओके, सो अभी हम लोग कुछ नाम देखेंगे, कौन कौन लोग क्या क्या बोलते हैं। लॉरेंस, सिले, ट्रेविलियन, माल्सन, टी आर ओम्स आदि अंग्रेज इतिहासकारों ने मात्र इसे सैनिक विद्रोह कहा है। यहां पर अंग्रेज इतिहासकार के नाम दिए गए हैं, और ये लॉरेंस, सीले, मॉल्सन, इन्होंने क्या नाम दिया है, इन्होंने इस विद्रोह, इस आंदोलन को सैनिक विद्रोह कहा है। कुछ भारतीयों ने भी इनकी हाँ में हाँ मिलाया है, लेकिन कुछ ऐसे भारतीय हैं जो इनसे सहमत है। उनका भी नाम अभी हम लोग देखेंगे। बहुत ही एलोबरेट, बहुत ही सिंपल मैनर में अभी हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं। आईएएस पीसीएस लेवल की तैयारी आपको इस वीडियो में करवाई जा रही है। 1857 के रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन आएगा तो आप करके आने वाले हो। ठीक है, तो सैनिक विद्रोह किसने किसने कहा था, उनके नाम दिए गए हैं। लॉरेंस ने, सीले ने, ट्रेविलियन ने, माल्सन ने, टी आर ओम्स ने। कोई भी दो नाम बहुत ज्यादा होता है, कोई भी दो नाम याद कर लीजिए, परफेक्ट है, काफी है। ओके, अब जो भारतीय इनके हाँ में हाँ मिलाए उनके नाम भी देख लेते हैं, जिसमें है दुर्गा दास बंदोपाध्याय और सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां बहुत ही नामी व्यक्ति थे उस समय। तो ये जो दो लोग हैं काफी प्रमुख है, और भी लोग थे जो इनके हाँ में हाँ मिलाए थे। ये जो है काफी दोनों इंपॉर्टेंट है, तो दो ही नाम याद करना है, ज्यादा नहीं करना है। ठीक है, सर सैयद अहमद खां जो विद्रोह के समय बिजनौर के सदर अमीन पद पर थे। ठीक है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, वो पुस्तक का नाम क्या था वो याद रख लीजिएगा इस चीज को, कि एन एसे ऑन द कॉज ऑफ इंडियन रिवोल्ट। इनके इस पुस्तक का क्या नाम था, इनके इस पुस्तक का नाम था एन एसे ऑन द कॉज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट। ठीक है, जो कि 1860 में पब्लिश हुआ था। इनका ये जो किताब था, इसकी हिंदी में अगर इस किताब के टाइटल को हिंदी में किया जाए तो भारतीय विद्रोह का कारण पर एक लेख। ठीक है, इसमें इन्होंने इस चीज को, इस आंदोलन को सैनिक विद्रोह माना है। लेकिन क्या सैनिक विद्रोह कहना यहां पर ये ठीक होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आगे यहां पे क्लियर किया गया है, परंतु यह व्याख्या ठीक नहीं है। यद्यपि यह विद्रोह सैनिक विद्रोह के रूप में प्रारंभ तो हुआ, परंतु बाद में अधिकांश स्थानों पर जनता ने भी इसमें भाग लिया था। अब देखिए, इस विद्रोह का जो स्टार्टिंग हुआ ये तो सैनिक लोगों ने किया। ठीक है, विद्रोह तो सैनिक विद्रोह के रूप में स्टार्ट तो हुआ, लेकिन बाद में क्या हुआ, जनता, आम जनता ने भी इस पर भाग लिया है, इसमें पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, तो इसी वजह से इसको सिर्फ और सिर्फ सैनिक विद्रोह कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि सारे के सारे आम जनता भी इस विद्रोह में आए हैं। तो इसको राष्ट्र आंदोलन कहना होगा, क्योंकि पूरे राष्ट्र ही लड़ने के लिए तैयार हो गए थे, विद्रोह में शामिल हुए थे। आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने सैनिक विद्रोह देख लिया, किन्होंने, किसने किसने नाम दिया था। अब हम लोग आगे आते हैं और किसने क्या क्या नाम दिया। एक इतिहासकार थे L.E.R. रीज। इनके अनुसार यह धर्मंदों का ईसाई के विरुद्ध युद्ध था। इस मत से सहमत होना बहुत कठिन है। तो ये क्या होता है, यहाँ दो टर्म दिए गए हैं। पहला ईसाई तो समझ में आ रहा है, जो हाँ ईसा मसीह को पूजते हैं, ठीक है, वो ईसाई कहलाते हैं। यह धर्मंदो क्या है, इनका ये मतलब है, एक होता है, देखिए यहाँ पे एक एक टर्म होता है धर्मंध। इस तरह से एक टर्म होता है जिसका मतलब होता है
कि सिर्फ एक ही भगवान को पूजना और बाकी दूसरे के भगवान को नीचा दिखा देना, या फिर ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं कि अपने धर्म को श्रेष्ठ बताना और बाकी दूसरे धर्म को नीचा दिखाना। तो 1857 के विद्रोह में तो ऐसा कुछ देखने को मिला ही नहीं कि हम लोगों ने ईसाई के विरोध कुछ जाकर कुछ किया। तो ये तो सरासर गलत हो जाता है। और इसी तरह टी.आर. ओम्स जैसे अंग्रेज इतिहासकार ने इसे बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध की संज्ञा दी है। और इस तरह के विचार तो सिर्फ अंग्रेज इतिहासकार ही व्यक्त कर सकते हैं। तो अब इसका भी मतलब समझ लेते हैं कि बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध की संज्ञा क्या होती है। बेसिकली संज्ञा मतलब नाम होता है, ठीक है। सो इसमें ये बताया गया है कि टी.आर. ओम्स इन्होंने क्या कहा इस आंदोलन को, इन्होंने कहा कि एक होता है कि सभ्य मनुष्य, ठीक है, और एक होता है असभ्य मनुष्य। तो इन्होंने कहा कि असभ्यता तथा सभ्यता के बीच युद्ध हुआ। इन्होंने भारत को असभ्य कहा और अपने आप को सभ्य कहा, और उन दोनों के बीच का युद्ध दिखाया। तो ये भी हम लोग गलत ही बोलेंगे क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद कुछ और भी नमूने आए जिन्होंने बहुत तरह तरह के नाम दिए, उनके भी नाम अभी हम लोग जानेंगे और उन्होंने क्या नाम दिए वो हम लोग देखते हैं। तो एक आए सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर। इन्होंने इस विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया। ये किसी और जगह पर चले गए, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया। यह व्याख्या भी पर्याप्त नहीं है, ठीक है। ये सब गलत होते गया। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसे ऐसे लोग आए जिन्होंने इसमें अपना अपना तरीके से नाम दिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग सबके नाम को देख ले रहे हैं, ज़्यादा नहीं है, 2-3 और है, उनके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे जिसमें हम लोग कारण में फिर आएंगे, ठीक है। तो ब्रिटेन के एक प्रसिद्ध नेता है जिनका नाम है बेंजामिन डिज़राइल, ठीक है। और इन्होंने 27 जुलाई 1857 को हाउस ऑफ कॉमन्स में बोलते हुए सरकार को इस मत पर खंडन किया और कहा कि यह आंदोलन एक राष्ट्र विद्रोह था, ना कि सिपाही विद्रोह। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनका नाम नोट कर लेना है कि ब्रिटेन के एक प्रसिद्ध नेता थे जिनका नाम था बेंजामिन डिज़राइल। 27 जुलाई 1857 ईस्वी को हाउस ऑफ कॉमन्स में इन्होंने क्या कहा, इन्होंने सबको बोला कि नहीं, ये एक राष्ट्र विद्रोह था और सिपाही विद्रोह नहीं था। इसके अलावा अगर भारतीय इतिहासकार के बारे में बात करें तो अशोक मेहता ने भी द ग्रेट रेबिलियन नामक पुस्तक पर अपनी इस पूरे विद्रोह को राष्ट्र विद्रोह कहा है। इसके अलावा वी.डी. सावरकर 1909 में अपने एक बुक लिखी जिनका नाम था द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। इसमें भी इन्होंने इसे सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है। तो ऐसे बहुत सारे इतिहासकार आए और उन्होंने अपना अपना नाम दिया। तो अभी हम लोग अब पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों ने नाम दिया है और इतना काफ़ी है, मतलब, ठीक है। क्योंकि मेन जो नाम था जैसे कि हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र और इसके अलावा सिपाही विद्रोह और इसके अलावा राष्ट्र विद्रोह, वो हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है। अब हम लोग आगे आते हैं और अब इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं विद्रोह के कारण को, ठीक है। यानी कौन कौन से कारण रहे होंगे जिनकी वजह से युद्ध हुआ होगा। सो हम लोग पूरे कारण को देखने और समझने के बाद उसको किसी पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। कौन कौन से पार्ट में डिवाइड करते हैं वो समझते हैं। हम लोग डिवाइड करते हैं राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सैनिक कारण में। इसके अलावा एक तत्कालिक कारण था, यानी तत्कालिक कारण मतलब जो तुरंत हुआ और तुरंत जो लड़ाई, ये जो विद्रोह है वो स्टार्ट हो गया, वो भी हम लोग देखेंगे। पहले आते हैं राजनीतिक कारण में। राजनीतिक कारण नाम से पता चल जा रहा है कि ये राजा महाराजा से रिलेटेड होगा। तो बहुत ही जल्दी में आपको मैं ये समझा दे रहा हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से, यानी कि कम टाइम में ज़्यादा आप समझोगे। देखिए, एक स्टोरी से समझते हैं, मतलब एक स्टोरी को फॉर्म करते हैं। 1803 ईस्वी चल रहा है, ठीक है। इस समय क्या हो रहा है, इस समय मुगल सम्राट जो है ब्रिटिश संरक्षण में रहने लगे हैं। लेकिन
ब्रिटिश के अंडर में संरक्षण में रहने के बावजूद उनको मान मर्यादा, उनको अपने मतलब ठाट बाट की बहुत आदत है, तो वो नहीं चाहते कि कोई उनका अपमान करे। तो वो क्या करते हैं, वो गवर्नर जनरल को बोलते हैं ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये तो मेरा वफादार नौकर है। अब यहाँ पर क्या होता है, ब्रिटिशर का तो माथा खराब हो जाता है। वो साफ साफ बोलते हैं कि तेरा जो बादशाहत है ना वो सिर्फ नाम मात्र का है। और ये सुनकर आग बबूला हो जाते हैं मुगल सम्राट। ओके, तो यहां से राजनीतिक कारण निकलकर सामने आता है। डलहौजी आता है। फिर डलहौजी का एक हड़प नीति होता है। डलहौजी एक हड़प नीति को इंट्रोड्यूस करवाता है, जिसे इंग्लिश में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोलते हैं। इस नीति में क्या होता है, इस नीति के अकॉर्डिंग अगर किसी का वारिश नहीं है खुद का और वो एडॉप्ट किया है, यानी कि वो किसी बच्चे को गोद लिया है, तो जो गोद लिया हुआ बच्चा है वो राजा नहीं बन सकता है। और उस राजा को अपना सारा राज्य अंग्रेज को दे देना होगा। साथ ही साथ बादशाह का जो टाइटल है वो भी हट जाएगा। एंड इसके बाद डलहौजी ने क्या किया, मुगल सम्राट से लाल किले से हटने के लिए कहा और बादशाह का उपाधि छोड़ देने को कहा। तो ये राजनीतिक कारण बनता चला गया। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद नाना साहेब, जो कि किसके दत्तक पुत्र थे, बिल्कुल सही, पेशवा बाजीराव टू, यानी कि पेशवा बाजीराव द्वितीय के जो दत्तक पुत्र नाना साहेब थे, उनका पेंशन को बंद करवा दिया गया और उनसे उनका राज्य भी छीन लिया गया, बादशाह का उपाधि भी छीन लिया गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगर बात करें, ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो अब हम लोग आएंगे 1854 में। ठीक है, 1854 में क्या हुआ, वही डलहौजी जिसने हड़प नीति निकाला, ठीक है, उसने क्या किया, उसने एक कमीशन बैठाया। ज्यादा जुम हो गया अब, ठीक है, ठीक है। 1860 ईस्वी में, 1854 ईस्वी में, सॉरी, 1854 ईस्वी में डलहौजी ने जमींदारों एवं जागीरदारों की जांच के लिए बंबई में कमीशन बैठाया। इस कमीशन का नाम था इनाम कमीशन। इनाम कमीशन। और इस कमीशन ने 35,000 जागीरों की जांच की और लगभग 20,000 जागीरें जब्त कर ली। तो ये भी एक राजनीतिक कारण बनकर सामने आया। राजनीतिक कारण के बाद जिस कारण को हम लोग देखेंगे वो है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण को भी इसी तरह हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं। आर्थिक कारण यानी कि इकोनॉमी, पैसे, अर्थव्यवस्था से जुड़ा होगा। तो अब देखिए, पहले क्या था कि पहले लोग लघु उद्योग बहुत करते थे। लघु उद्योग यानी हर घर में उनका कुछ ना कुछ व्यापार होता था। जैसे कोई मोची था तो कोई रुई बनाता था, तो हर लोगों का अपना व्यापार होता था। लेकिन जैसे ही अंग्रेजों ने कंपनी को इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया, तो हुआ ये, वो मशीन से, तकनीक से बनाने लगे सामान को। तो जो सामान भारतीय लोग 5 रुपए में बनाते थे, वो अंग्रेज लोग क्या करने लगे, उनके आधे दाम में बनाने लगे। जिससे क्या हुआ कि भारतीय द्वारा बनाए गए सामान को लोगों ने नहीं खरीदा, वो डायरेक्ट खरीदते थे किसका, ब्रिटिशर का सामान, क्योंकि वो सस्ते में था। इससे आर्थिक मंदी आती गई और ये आर्थिक कारण बना कि नहीं, अब तो अंग्रेज का विरोध करना है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या और लिखा हुआ है। अंग्रेजों की आर्थिक शोषण की नीति ही विद्रोह का प्रमुख कारण थी। आर्थिक शोषण की नीति मैंने अभी आपको बताया कि क्या क्या था, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत नीति थी, जैसे कि अंग्रेज लोग किसान से बहुत ज्यादा मात्रा में कर वसूलते थे, टैक्स लेते थे। और बाई चांस, इफ एनी चांस, अगर मान लीजिए किसी समय बाढ़ आ गया, सूखा पड़ गया, तो उस समय भी उनका कर्ज माफ नहीं होता था, उसमें भी उनको कर्ज देना पड़ता था। ठीक है, इसके अलावा अंग्रेजों ने सबसे नील की खेती करवाने के लिए विवश कर दिया था, जिससे जमीन जो थी वो बंजर बन जाती थी। और क्या होता था कि उसमें दोबारा खेती नहीं हो पाता था, तो जमीन भी बर्बाद हो जाता था, दोबारा खेती भी नहीं हो पाता था उस जमीन में। तो लोगों का जो जमीन था वो बंजर होने लग गया और आर्थिक मंदी आती चली गई। और ये इंपॉर्टेंट फैक्टर था, एक बहुत महत्वपूर्ण कारण था आर्थिक कारण में 1857 की क्रांति के लिए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सामाजिक और धार्मिक कारण।
सो विलियम बेंटिक एवं डलहौजी के समय हिंदू समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए कानून बनाए गए। तो पहले क्या होता था, सती प्रथा, कन्यावध, बाल विवाह, ये सब बहुत ज्यादा होता था, मतलब हर घर में देखने को मिल जाता था उस समय। यानी कि अगर किसी का पति मर गया है तो उसकी जो वाइफ है उसको सती होना पड़ेगा, यानी आग में जलना पड़ेगा उस, ठीक है। तो ऐसा सती प्रथा था। बाल विवाह से आप सभी परिचित होंगे, यानी छोटी उम्र में शादी करवा दिया जाता था। तो विलियम बेंटिक और डलहौजी ने बहुत सारे नियम बनाए, ठीक है, कि इसका समर्थन नहीं करना है। तो अब इससे हुआ ये कि अब मान लीजिए हमारा जो समाज है, अगर उसी में अगर एकाएक यानी अचानक से अगर कोई आके उसको पूरा चेंज करने का कोशिश करेगा तो काफी लोग में मतलब पूरा बवाल मच जाएगा। तो जो पंडित और मौलवी लोग थे वो जानबूझकर अंग्रेजों के इन विचारों को चुनौती देने लगे, क्योंकि इन कार्यों से उनकी शक्ति एवं प्रभाव में कमी आई। तो हुआ ये, पहले पंडित और मौलवी लोग भी बहुत चालाक हुआ करते थे। जैसे सती प्रथा हो रहा है तो उसमें वो अपना फायदा ढूंढ लेते थे। उनको पता है ये गलत है, लेकिन फिर भी यहाँ से उन्होंने लोगों का माइंड सेट को चेंज करना शुरू किया और यहाँ से ये सामाजिक कारण निकला। धार्मिक कारण में ये हुआ कि लोगों को क्रिश्चियन बनने के लिए फोर्स किया जा रहा था ब्रिटिशर के द्वारा, और भारतीय लोगों से ये मतलब स्वीकृत नहीं था। तो ये जो था ये एक धार्मिक कारण बना, ठीक है। और इसके अलावा भी बहुत सारे कारण थे, जैसे कि 1813 ईस्वी में ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की अनुमति दे दी गई, ठीक है। और तब से इनका प्रचार कार्य भी बहुत बढ़ गया था, ठीक है। और अब जो एजुकेशन में भी ईसाई धर्म का प्रचार होने लगा, तो लोग समझे कि यहाँ पर ईसाई धर्म बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ से ये धार्मिक कारण बन के सामने आया, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सैनिक कारण के बारे में, ठीक है। सैनिक कारण के बारे में बात करेंगे तो हम लोग ये पाएंगे कि जैसे कि अब हमारा देश भारत है, ठीक है। अब भारत में अगर ब्रिटिशर लोग आएंगे, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि भारतीय का जो जनसंख्या है वो ज्यादा होगा, क्योंकि भले ही कोई कितना भी आ जाए लेकिन हम भारतीय तो इसी देश में रहते हैं, हमारा जनसंख्या ज्यादा होगा। तो ब्रिटिशर को चाहिए था सैनिक, तो वो क्या किए, वो हमारे सैनिकों को रखना, भारतीय लोगों को सैनिक बनाना शुरू कर दिए। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये हुआ, जो ब्रिटिशर के थे सैनिक, यानी जो ब्रिटिश वाले थे, उनको ज्यादा पैसा मिलता था और इन्हें बहुत कम पैसा मिलता था। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एक लाइन दिया गया है कि भारतीय सिपाहियों का वेतन भी बहुत कम था। उन्हें 7 रुपए महीने वेतन मिलता था, यानी एक महीने में 7 रुपया मिलता था। सेना में लगभग 2,38,000 भारतीय सैनिक तथा 45,000 यूरोपीय सैनिक थे। जबकि भारतीय सैनिक का देखिए ज्यादा है, 2,38,000 तो सिर्फ भारतीय सैनिक थे। अब फिर वहीं पर यहाँ पे एक और बात आ जाता है कि ये गोरा अफसर आ गया, ये काला, तो इसमें भी इनके साथ दुर्व्यवहार होता था। तो ये जो फैक्टर निकला, कम वेतन और दुर्व्यवहार उनके साथ हो रहा था, ये जो कारण निकला, यहाँ से ये सैनिक कारण उभर कर सामने आया। इसके अलावा सैनिक कारण में और भी बहुत सारे कारण आते हैं, जैसे कि अ, हमारे जो भारतीय सैनिक थे उनको बहुत ज्यादा काम करने के लिए दिया जाता था, उनको दूर दूर जगह पर भेज दिया जाता था। साथ ही साथ उनको क्या किया जाता था, उनको समुद्र के पार अब उनके देश में ले जाया जाता था, वहां के लड़ाई को करने के लिए। तो इससे हुआ क्या, पहले में ये भ्रांति फैली थी कि अगर कोई भी मनुष्य एक समुद्र को पार कर लेता है तो उसका धर्म जो है वो नष्ट हो जाता है। तो यहाँ से सैनिक कारण सामने आया। अब इतना सब कारण तो हो रहा था, लेकिन अब एक सडन में एक ऐसा कारण आया जिसके आते ही क्या हुआ, जिसके आते ही डायरेक्ट वॉर यानी कि पूरा क्रांति शुरू हो गया, और लोग बोले अब नहीं, अब तो मतलब
मार ही देना है अंग्रेज को। तो वो था तत्कालिक कारक कारण 1856 ईस्वी की बात है, जब सरकार ने, देखिए पहले जो बंदूक चलता था, पहले 1856 से पहले वो चलता था ब्राउन बैस, ठीक है, वो बहुत ही पुराना लोहा का एक बंदूक हुआ करता था, उसको हटा दिया गया और एक न्यू इनफील्ड राइफल को लाया गया, निश्चित किया गया कि हाँ एक न्यू इनफील्ड राइफल आएगा। और इसमें क्या था कि इसमें एक कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था, ठीक है। जनवरी 1857 यानी कि जनवरी 1857 ईस्वी को बंगाल सेना में एक अफवाह फैल गया। देखिए एक अफवाह 1857 जैसी बड़ी लड़ाई को लगवाया है, ठीक है। तो अफवाह, देखिए कारण बहुत सारे थे लेकिन ये तात्कालिक कारण था। अफवाह क्या था कि वो जो कारतूस जिसको दांत से काटना पड़ता था ना, उसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी। और हम सभी जानते हैं भारतीय में गाय हमारी माता है, और सूअर को हम लोग जानते हैं कि मुस्लिम में सूअर को एकदम अनक्लीन, बहुत ही डर्टी माना जाता है। तो अब ये जो था ये एकदम चिंगारी का काम किया, और इसमें क्या हुआ, मंगल पांडे ने विद्रोह की शुरुआत कर दी, ठीक है। यानी अब सब भड़क गए, नहीं अब तो पानी सर से ऊपर उठ चुका है, तुम मेरे धर्म के साथ खेलेगा, ऐसे करेगा। तो यहाँ से 1857 का जो क्रांति है, जो विद्रोह हुआ, वो यहाँ से स्टार्ट हुआ। देखिए एक बात समझ लीजिए कि बहुत पहले से कई कारण आए, जैसे 1803 में हम लोगों ने देखा डलहौजी ने मुगल सम्राट के साथ दुर्व्यवहार किया। तो वो सब जो था वो एक एक चिंगारी की तरह था, जो एक बार जलता और फिर बुझ जाता। लेकिन ये जो एक कारण आया जिसमें कि लोगों के धर्म के साथ खिलवाड़ किया गया, वैसे किया नहीं गया था, अफवाह फैली थी, ये अफवाह उस चिंगारी में पेट्रोल का काम कर गया, और यहाँ से फिर विद्रोह जो था वो एकदम मतलब शुरू हो गया, ठीक है। तो यहाँ से अब कैसे विद्रोह का प्रारंभ हुआ, इसको अब हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे, क्योंकि टाइम लिमिट जो है काफी ज्यादा बढ़ जा रहा है। तो इस वीडियो में एक ही वीडियो में कवर कर पाना थोड़ा सा दिक्कत होगा, और आप लोग भी पूरा बोर हो चुके होंगे। और तो इसीलिए अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे विद्रोह का प्रारंभ, कि किस तरीके से विद्रोह जो है वो स्टार्ट हुआ।